साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और अब हम यहाँ पे सीएसआईआर का जो आपका पेपर था, तो हमने पहले पार्ट में, जैसा कि अभी तक मैंने मॉर्निंग के टाइम पर मैंने इवनिंग वाला जो पेपर था, यानी कि जो शिफ्ट सेकंड में पेपर हुआ था, उसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब पर्टिकुलर यहाँ पर मैं कुछ आपके शिफ्ट वन के क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। और यहाँ पर मेरा केवल जो उद्देश्य है वो केवल इतना है कि जो कि मैंने आपको इसके पिछले वाले वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था कि पहला चीज तो आपका जो सीएसआईआर को लेके एक फियर है उसको मैं दूर कर सकूं। ठीक है? कि इतना भी मतलब आप कह सकते हैं कि आप इसमें से भी आंसर निकाल सकते थे, क्वेश्चन सही कर सकते थे। सीएसआईआर को मैंने टारगेट नहीं किया था, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप मेरे लेक्चर्स देखकर जाएँगे, तो वहां से भी आप क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते थे। तो ये तो मेरा मेन उद्देश्य है। और बाकी कुछ क्वेश्चंस बहुत ही शानदार पूछे गए हैं, तो उसको हम अपने आगे एग्जाम्स के लिए तैयार कर सकते हैं और किस तरीके से हम उससे अपनी गलतियों से सीखते हुए कुछ क्वेश्चंस की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मेरा आपके लिए मतलब कह सकते हैं कि यही मेरा जो मेन मोटिव है इस पर्टिकुलर सेशन को डिस्कस करने का। बाकी तो अब आप देखते जाइए। तो जैसा कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे डिराइव किया है। और ये क्वेश्चन जैसे मैं कहूंगा ना कि अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं, और जैसा कि क्वेश्चन पहले मैं पढ़ लेता हूं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिराइव्ड मॉलिक्यूल इज वाइडली यूज्ड एज एनाल्जेसिक के तरीके यूज किया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि जो आपके पहली बात तो एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है। जब भी आप ये सब चीजें टेक्निकल वर्ड पढ़ेंगे तो एनाल्जेसिक का मतलब होता है कि पेन किलर। अगर मैं इसको सिंपल शब्दों में कह दूं तो मैं इसको क्या कह सकता हूं, पेन किलर या दर्द निवारक जो गोलियां होती हैं या दवाई होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एनाल्जेसिक कहते हैं। तो यहाँ पर अब आपको चार कंपाउंड दिया गया और पूछ रहा है प्लांट ड्राइड मॉलिक्यूल। लेकिन अगर आपने इन सब चीजों को नहीं जानते हैं और आपने एक नाम पढ़ा होगा, और ये क्वेश्चन जो मैं आपका लगा रहा हूं, ये क्वेश्चन जो आपका लगा है वो आईसीएमआर जीआरएफ 2022 का क्वेश्चन है। तो अगर आपने प्रीवाईक्यूज भी सॉल्व करके गए होंगे, और मैं इसीलिए बोलता हूं कि आपके जो लास्ट के मिनिमम बहुत पीछे तक नहीं जाने की जरूरत है, लेकिन आप लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करिए। और किसके सॉल्व करिए, जेआरएफ के एग्जाम के। मैं यहाँ पे सीएसआईआर, आईसीएमआर और डीबीटी मिला के बोल रहा हूँ। ठीक है? यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको केवल सीएसआईआर का पेपर देने जा रहे हो तो केवल सीएसआईआर का क्वेश्चन ही सॉल्व करिए। तो जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका आईसीएमआर जेआरएफ 2022 में पूछा गया है कि एस्प्रिन वाज डेराइव्ड फ्रॉम द एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। अब ये किससे ऑप्टेन हम करते हैं, तो एक्चुअली में अगर आप इसके ऑप्टेन की तरफ जाते हैं कि आप कहां से इसको प्राप्त करते हैं, तो ये विल्वो एक प्लांट की स्पीसीज है। ट्री का मतलब पेड़ का बार्क से हम इसको आइसोलेट करते हैं। तो पहली इंफॉर्मेशन आप ये याद रखिएगा। बाकी जो आपका एस्प्रिन होता है उसका जो डिराइव्ड करते हैं आप एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड यहां से कह सकते हैं। तो यानी कि अगर आप यहाँ पे इसके ये केमिकल नेचर की तरफ अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको सैलिसिलिक एसिड देखने को मिल रहा है। तो यानी कि जो आपका कॉमनली यूज किया जाता है, और कॉमनली हमेशा कौन सा यूज किया जाता है, एस्प्रिन करते हैं हम। ठीक है? तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे जिसको आपको डेफिनेटली याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर निकल कर आएगा वो आपका सैलिसिलिक एसिड है। तो किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को ट्रेस कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन, जैसा कि मैं अपने बार बार लेक्चर में बोलता हूं कि एनटीए ही तो पेपर कंडक्ट करा रहा है, आसमान से थोड़े ना क्वेश्चन ले आएगा। कहीं ना कहीं से तो वो बनाता है क्वेश्चन, कहीं ना कहीं से जो आपके साइंटिस्ट बैठते हैं, प्रोफेसर्स बैठते हैं, वो भी तो कोई ना कोई चीजों को देखते हैं। ठीक है? तो यानी कि जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल कर आएगा 70341, यहाँ पे इस क्वेश्चन आईडी है। और इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा वो आपका सेकंड होगा। तो यानी कि यहाँ पे आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ दूसरा क्वेश्चन, जो कि आपका बेसिक इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोडॉन इज यूज्ड फॉर कोड फॉर सिलेनोसिस्टीन इन द बैक्टीरिया। एक्चुअल में यहाँ पे भी थोड़ा ये गहराई में गए हैं, बट अगर आप बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे और आप एमाइनो एसिड्स पढ़ते हैं, तो होता क्या है कि आपके पास 20 अमाइनो एसिड होते हैं जो आपके नॉर्मल होते हैं, लेकिन दो आपके रिसेंट में आपके डिस्कवर किए गए हैं जो कि आपका 21वां है और 22वां है। 21वां आपका सिलिनोसिस्टीन है, और 22वां जो आपका अमाइनो एसिड है ये आपका पाइरोलाइसिन इसका नाम है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। और इनके लिए जो आपके कोडॉन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लगा दिया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। 21वां अमाइनो एसिड जो है वो आपका सिलिनोसिस्टीन होता है। हालांकि इस पर्टिकुलर में आपका सिलिनोसिस्टीन ये अनयूजुअल अमाइनो एसिड होता है, जहां पे कुछ आपको सेलेनियम एलिमेंट देखने को मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन द प्लेस ऑफ द सल्फर एटम ऑफ द सिस्टीन, मतलब कहने का मतलब है नॉर्मल आपका सिस्टीन इस तरीके होता है, लेकिन यहाँ पे सल्फर की जगह आपके स्ट्रक्चर में सेलेनियम देखने को मिलेगा। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये आपका सेलेनो प्रोटीन्स जो होते हैं, अगर आपसे नेक्स्ट टाइम पूछा जाएगा, तो ये आपके पाए जाते हैं ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज एंजाइम्स वगैरह के एक्टिव साइट्स पर ये पाए जाते हैं। ठीक है?
और ऑब्वियसली आपने पढ़ा होगा कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा मेटल जो है वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज के रिएक्शन के लिए या ग्लूटाथियोन के रिएक्शंस के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो हम क्या आंसर करेंगे, हम सेलेनियम करेंगे। अब क्या होता है कि यहाँ पर जो आपका जो नॉर्मली अगर जब आप देखते हैं तो ये क्या होता है कि जो आपके 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं, अब यहाँ पे समझते जाइएगा, 3 आपके बेटा स्टॉप कोडॉन होते हैं जिसको मैंने आपको बहुत बार रटाया है, जो कि आपका यूए, यूएजी और यूजीए, यही जो 3 होते हैं जिनका नाम है ओकर है, एक का नाम अंबर है और एक का नाम ओपल है। ठीक है, ओकर, अंबर, ओपल, ये 3 है, आपके टिप्स पे रहने चाहिए। तो क्या होता है कि नॉर्मली जो होता है ये आपका यूजीए जो होता है ये आपका स्टॉप कोडॉन होता है, लेकिन यहां पर क्या करता है, सिलिनोसिस्टीन को कोड कराने के लिए यूजीए जो होता है वो आपका सिलिनोसिस्टीन को कोड करता है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, पहले ही ऑप्शन में आपका यूजीए जो है वो आपका रखा हुआ है, तो यानी कि ये आपका एक एक्सेप्शन केस है, जो कि नॉर्मली बच्चे सोचेंगे कि यार यूजीए तो मैंने स्टॉप कोडॉन पढ़ा है, तो मैं किसको लगा दूं, यूसीसी को लगा दूं, क्योंकि बाकी जो आपको लग रहा है वो आपके स्टॉप कोडॉन ही है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ पर जो आपका यूजीए कोडॉन है वो आपका कोड करता है, पर्टिकुलर किसको कोड करता है, आपके सिलिनोसिस्टीन को करता है। तो आगे से याद रखिएगा, एलिमेंट्स को याद रखिएगा, तो इसका राइट आंसर जो आपका निकल कर आएगा वो आपका 1 निकल कर आएगा। अब मैं थोड़ा-सा आगे बढ़ता हूँ और इसी में ही मैंने एक और लगा दिया है पाइरोलाइसिन। ये आपका 22वां अमीनो एसिड होता है और इसके लिए जो आपका स्टॉप कोडॉन है यूएजी, यानी कि जो आपका यूजीए जो है ये आपका कह सकते हैं सिलिनोसिस्टीन के लिए है और ये वाला जो है ये आपका पाइरोलाइसिन के लिए है। तो नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना है, आप पाइरोलाइसिन को भी एग्जाम में याद करके जाएंगे। तो यहां तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा-सा मैं आगे बढ़ता हूँ। एक क्वेश्चन जो मैंने आपको रटवाया था डीबीटी के टाइम में जब आपने मेरे साथ पढ़ा है, तो यहाँ पे उसी का ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोटीन इम्पोर्ट इन द न्यूक्लियस, व्हिच मॉलिक्यूल इज रिस्पांसिबल फॉर रिलीजिंग द कार्गो फ्रॉम द इम्पोर्टिंग रिसेप्टर। यानी कि आपके बहुत सारे जो आपके मैंने बताया था कि आपके जीटीपीएस के साथ लगे होते हैं, तो उसमें जो आपका न्यूक्लियस के लिए जो इम्पोर्ट का काम करता है, मैंने आपको रटाया था रैन जीटीपीएस होते हैं या रैन जीटीपी याद रख लीजिए। और रैन की स्पेलिंग में एन आता है, मैं इसको बढ़िया कलम से हाईलाइट कर देता हूं। रैन की स्पेलिंग में एन आता है, इसी को एन को न्यूक्लियस लिख दीजिए। तो यानी कि जो न्यूक्लियस में इंपोर्ट करेगा वो मेरा कौन सा करेगा, रैन करेगा। ठीक है, बाकी रास भी मैंने आपको बताया है जो कि आपका प्रोटो ऑन्कोजीन है। रोह आपको बताया है, तो ये आपका होमवर्क है, अपनी कॉपी में इसी समय नोट डाउन करेंगे। और एक आपका रैब होता है, ये सारी चीजों को मैंने आपको बता के रखा है, तुरंत आपके टिप्स पर आने चाहिए। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर निकल कर आएगा वो मेरा थर्ड ऑप्शन होगा। ठीक है बेटा, अब थोड़ा-सा मैं आगे बढ़ता हूँ और एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है जो कि आपका जी प्रोटीन जीपीसीआर से क्वेश्चन है और जेन्युइन जीपीसीआर पढ़ेंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। कह रहा है कि मोड ऑफ द एक्शन ऑफ द कॉलरा टॉक्सिन इज कॉजिंग डायरिया। तो इस केस में क्या होता है, जब आप इसको डिटेल पाथवे को आप जाके देखेंगे तो एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ पे जो आपका कंटिन्यूअसली एक्टिवेशन हो जाता है एडिनाइल साइक्लेज का। तो हालांकि मैं कहूंगा इन्फॉर्मेटिव है, किसी भी बुक में आप जाएंगे पाथफाइंडर वगैरह में आपको एक चार्ट मिल जाएगा। तो यानी कि जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल कर आएगा वो मेरा क्या निकल कर आएगा, सेकंड ऑप्शन जो होगा वो मेरा राइट आंसर होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपको लगेगा कि अरे यार ये सब क्या क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, बट बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है कि मैच्योर एरिथ्रोसाइट द एंड प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस दैट कंटेन द कार्बन ऑफ द ग्लूकोज। अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपकी आरबीसी या एरिथ्रोसाइट्स का नाम आएगा तो आरबीसी में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह नहीं होते हैं, तो वहां पे जो आपका रेस्पिरेशन होता है वो आपका ग्लाइकोलिसिस के माध्यम से ही होता है और उसके बाद जो सारी क्रियाएं होती हैं वो वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो एक्चुअल में जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, गूगल पे आजकल आप बहुत अच्छे से यूज करते होंगे, तो जी पे याद रखिएगा, यानी कि आपका जी से क्या हो जाएगा बच्चा, ग्लूकोज हो जाएगा, पी से मेरा पायरुविक एसिड हो जाएगा और ए से मेरा एसिटाइल कोएंजाइम ए हो जाएगा। ये सीक्वेंस है, आप भूलोगे नहीं। तो ग्लूकोज से आपको क्या बनेगा, पायरुविक एसिड बनाना है, ग्लाइकोलिसिस होता है, 10 सक्सेसिव रिएक्शन होता है। और ये कहीं बहुत दूर का नहीं है बेटा, ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है जो मैंने उठाया है, वहीं से क्वेश्चन जो है ये आपका डिराइव किया गया है। तो यानी कि 10 सक्सेसिव रिएक्शन होती है, ये आपका 6 कार्बन होता है, पायरुवेट में बदला ये 3 कार्बन है, अल्टीमेटली मेरे पास 6 कार्बन ही है। फिर अगर एरोबिक कंडीशन मुझे मिलती है, अब चूंकि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन आपको यहीं से सीखना पड़ेगा कि चूंकि पायरुवेट का क्या हो जाता है, यहाँ पे मैं एसिटाइल कोएंजाइम ए बना लेता हूँ, यानी कि यहाँ पे 3 कार्बन था, एसिटाइल कोएंजाइम ए में मेरे 2 कार्बन होता है। ठीक है, और यही जो रिएक्शन होती है, अभी इसी पेपर में क्वेश्चन और पूछा गया था, जो कि ये रिएक्शन चूंकि क्या है कि आपने यहाँ पे 3 कार्बन से 2 कार्बन की तरफ गए हैं, तो एक कार्ब CO2 के फॉर्म में आपने कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया है। तो यानी कि जो आपकी रिएक्शन है ये मेरी कैसी रिएक्शन है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है बेटा। ठीक है,
तो अब क्या होगा कि जो आपका एसिटाइल कोएंजाइम होगा ये आपका सिट्रिक एसिड साइकिल से जाएगा और CO2 एंड वाटर का प्रोडक्शन करेगा। ये आपका एनिमल्स में होगा, प्लांट में होगा और मैनी माइक्रोबियल सेल्स जो कि आपके एरोबिक कंडीशन में होगा तब ये क्रिया होगा। लेकिन जैसे ही आप एरिथ्रोसाइट की तरफ जाओगे तो एरिथ्रोसाइट्स में क्या होगा कि आपका बहुत सारे, जब आपने पढ़ा होगा तो वहां पे न्यूक्लियस नहीं होता है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, तो ये आपका एरिथ्रोसाइट का फीचर्स होता है। तो अब यहाँ पे जो आपका पायरुवेट है, अगर ये एनारोबिक कंडीशन में रहेगा तो इसके पास तीन ऑप्शंस है, या तो ये इथेनॉल एंड CO2 बनाएगा जो कि फर्मेंटेशन की प्रोसेस होता है, ईस्ट में होगा, और लैक्टेट बनता है जो कि आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय जब आपका बहुत ज्यादा आप थकान महसूस करते हैं उसका जो रीजन होता है वो आपका लैक्टेट होता है। दो मॉलिक्यूल आपका लैक्टेट बनेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है, फॉर्मेशन fermentation to lactate in the rigorously contracting muscles in muscles में होगा, इन एरिथ्रोसाइट, बस यहीं से क्वेश्चन आपका उठाया है, इन सम अदर सेल्स एंड द सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो लैक्टेट आपका कहां पे बनता है, आपके एरिथ्रोसाइट की सेल्स जब आपकी रिएक्शन करती हैं तो वो आपके लैक्टेट के एंड प्रोडक्ट जो होगा यानी कि ग्लूकोज, यही तो पूछ रहा है कि जो आपका एंड प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस हुआ है तो यानी कि जो ग्लूकोज था वो किस में बदल गया, तो वो मेरा किस में बदल गया बच्चा, वो मेरे लैक्टेट में बदल गया। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा वो मेरा ये निकल कर आएगा। बाकी नेक्स्ट टाइम में एक चीज और याद रखिएगा, जब आपका एसिटिक, ये मैं आपको दूसरे कलम से हाईलाइट करा देता हूं, आप इन तीनों तीनों रिएक्शंस को अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे आपको CO2 निकलती हुई दिखाई पड़ेगी, यहाँ पे आपको CO2 निकलती हुई दिखाई पड़ेगी, लेकिन आपको लैक्टेट वाली स्टोरी में आपको CO2 डज नॉट रिलीज, मैं ऐसे लिख देता हूं कि CO2 जो होती है वो रिलीज नहीं होती है। तो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि किस प्रोसेस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो आपका रिलीज नहीं होता है, तो मैं क्या आंसर करूंगा, मैं लैक्टेट आंसर करूंगा। तो यानी कि इस क्वेश्चन आईडी जो थी मेरी 703023 है, इसका जो राइट आंसर मेरा निकल कर आएगा वो मेरा फोर्थ होगा। यहां तक कहानी हो गई है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन जो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे उन्होंने उठाया है, इम्यूनोलॉजी, जो कि मेरा फेवरेट रहा है, पढ़ाया भी है मैंने आपको, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे आप इसको ट्रैक कर सकते थे। अब आप देखिए ये कैसे ट्रैक करेंगे और किस तरीके से ये इम्यूनोलॉजी की जो आपकी बहुत सारी बुक्स होती है जो मैंने आपको पढ़ाया भी है, आपकी क्यूबे होती है, ठीक है, उसके अलावा पाथफाइंडर में भी जितनी इम्यूनोलॉजी दी गई है उतना भी सफिशिएंट है। अगर आप बेसिक पढ़ना चाहते हैं तो आप वहां से पढ़ सकते हैं, मेरे कंटेंट अवेलेबल है। और उसके अलावा बहुत सारे बुक्स की एक इंस्टेंट नोट्स आती है, फॉरेन राइटर की बुक है, तो इंस्टेंट नोट्स, अब ये मत कहिए कि सर आप ये क्या बता रहे हैं, इंस्टेंट नोट जो मैंने बायोसिंथेटिक पाथवे जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, मैं आपको बता देता हूँ वापस से, बायोसिंथेटिक पाथवे के वीडियोस मेरे पड़े हुए हैं और मैंने लाइन टू लाइन इंस्टेंट नोट्स की बुक से पढ़ाया है, ठीक है, फॉरेन राइटर की बुक है, तो इस तरीके के बहुत सारे इंस्टेंट नोट्स की बुक्स आती हैं, ठीक है, उसमें आपका बॉटनी है, जूलॉजी है, हर चीज का जिसका चाहोगे मिल जाएगा, आराम से गूगल पे सर्च करिएगा, नहीं तो किसी भी टेलीग्राम चैनल पे आपको आसानी से अवेलेबल होगा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बेटा पूछ रहा है कि एक पेशेंट है जो इंजेक्ट किया गया है प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव है टू डायग्नोस टीबी को डायग्नोस करना है। अब यहाँ पे देखते जाइए कि क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट चीजें समझना है। डिजीज और ए प्रीवियस एक्सपोजर ऑफ द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि एक पेशेंट में कोई एक प्रोटीन है उसको इंजेक्ट किया गया है तो उसको डायग्नोस करता है क्या इस व्यक्ति को टीबी है कि नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टीबी किससे होता है, ट्यूबरक्लोसिस जो होता है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होता है। इंजेक्टेड एरिया जो है वो विथ व्हेन इंस्पेक्टेड, जब उसको देखा गया आफ्टर 48 से 72 घंटे के बाद, तो वहां पर पाया गया कि डेवलप इन ड्यूरेशन, यानी कि वहां पे थिक हर्डेंड बल्ज आपको देखने को मिल रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स विल बी प्रीडोमिनेट एट दिस स्टेज, यानी कि सीधा सा आप समझ सकते हैं कि आपने इंजेक्ट किया किसी व्यक्ति में, उसके बाद उस पर्टिकुलर एरिया को आपने देखा तो वो बहुत ही स्वेलिंग आ गया, अगर सिंपल भाषा में समझो तो वहां पे स्वेलिंग आ गया है। तो अब वहां पे आपकी कौन सी सेल्स हैं या वहां पे आपको कौन सी सेल्स देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है, जो जहां से ये आपका डराइव हुआ है, ये आप डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी जब आप पढ़ते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी यानी कि आपका बहुत सारे आपने पढ़ा होगा हाइपर सेंसिटिविटी में फर्स्ट सेकंड एलर्जी रिस्पॉन्स, तो वहां पे आपका ट्यूबरकुलिन का जो रिएक्शन होता है वो आता है, और ये इंस्टेंट नोट्स जो है ये इम्यूनोलॉजी की इंस्टेंट नोट्स है। और अब आप देखते जाइए यहीं से इस पैराग्राफ को उठाकर ही इसने क्वेश्चन को पेस्ट किया है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा कि आप देख लीजिए कि कहां से क्वेश्चन आपका डिराइव हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूं शॉर्टकट नहीं, बड़ी बड़ी बुक्स को जरूर पढ़िए। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि इनिशियल एक्सपेरिमेंट बाय कोच शोर दैट पेशेंट विद ट्यूबरक्लोसिस गिवन सबक्यूटेनियस इंजेक्शन उसको दिया गया derived फ्रॉम द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस रिजल्टेड इन द फीवर एंड सिकनेस। दिस ट्यूबरकुलिन रिएक्शन इज नाउ द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड टेस्ट टू डिटरमाइन इफ इंडिविजुअल हैव ए टी सेल मीडिएटेड रिएक्टिविटी अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस इन दिस टेस्ट। अब ये आपका जो ये क्वेश्चन है ना, माउंटेक्स याद आया, मैंटॉक्स टेस्ट, ये आपका डीबीटी JRF 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है,
वहां पे पूछा गया था कि आप कौन सा टेस्ट ट्यूबरक्लोसिस के लिए करते हैं। एक ऑप्शन में आपको मेंटॉक्स दिया गया था, वो इसका राइट आंसर था। अब देखिए यहाँ पे लाइन मिलाते जाइएगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ द प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, पीपीडी की बात यहां पर की गई है। पीपीडी आपको यहां देखने को मिल रहा है। अब आगे देखते जाइए। ऑफ द ट्यूबरक्यूलिन डेराइव्ड फ्रॉम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इंजेक्टेड इनटू द स्किन एंड द साइट एग्जामिन आफ्टर 42 आवर्स, ए पॉजिटिव स्किन टेस्ट शोज ऑफ ए फर्म रेड स्वेलिंग आपको देखने को मिलेगी। 48 से 72 घंटे की बात यहां पर भी की गई है, 48 से 72 घंटे की बात यहां पर भी की गई है। अब आप देखते जाइए। इज मीडिएटेड बाय डेंड्राइटिक सेल्स, यहां पर आपको देखा गया है कि यहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिला है, जो कि आपकी बेसिकली डेंड्राइटिक सेल्स की वजह से हुई है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपकी एपीसीज यानी कि जो आपकी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, जो कि आपकी तीन ही है, आपकी मैक्रोफाज है, डेंड्राइटिक सेल्स है और आपकी बी सेल्स हैं। तो यानी कि इनकी वजह से सारी कहानी यहाँ पे हो रही है। डेंड्राइटिक सेल्स एंड एन इनफ्लक्स ऑफ बोथ टी सेल्स एंड मैक्रोफाज इनटू द साइट ऑफ द इंजेक्शन, यानी कि उस पर्टिकुलर जगह पे आपको टी सेल और मैक्रोफाज जो है वो आपको बहुत देखने को मिलेंगे। तो ये आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका एक स्पेसिफिक केस था, तो यानी कि टी सेल्स के बारे में यहाँ पे बोला गया है, तो आप यहाँ पे पर्टिकुलर हेल्पर टी सेल्स और मैक्रोफाज पे जा सकते हैं। तो ये जो होगा वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो अब आपके लिए ये क्लियर हो गया होगा कि कहाँ से ये क्वेश्चन ड्राइव हुआ है। हालांकि बहुत सारे बच्चों को ये भी कंफ्यूजन थी कि वहां पे न्यूट्रोफिल्स होगा। बेटा ऐसा तो बात सही है कि जो आपकी किसी भी टिश्यू इंजरी की जगह जो होती है, ठीक है, टिश्यू इंजरी की जो जगह होती है वहां पे जो पहली सेल्स रिक्रूट होती है वो आपकी न्यूट्रोफिल्स होती है। लेकिन बेटा वो एक इंजरी या ट्रॉमा की कंडीशन में होता है। और दूसरी बात है कि यहाँ पे आपको क्या किया गया, एक पेप्टाइड इंजेक्ट करके देखा गया है कि आपकी बॉडी में वो ट्यूबर का सॉरी माइकोबैक्टीरियम आपके बॉडी में है या नहीं है, या आप कभी उससे ग्रस्त हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो उसके लिए यहाँ पे जो पर्टिकुलर ये केस ही था, ये आपका टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी के अंतर्गत आता है। तो ये आपका मतलब कह सकते हो या तो एक्सेप्शन कह लो। और बाकी अगर आप न्यूट्रोफिल्स की तरफ जाओगे और मास्ट सेल, तो ये मास्ट सेल्स की वजह से गड़बड़ हो गया है। ठीक है। तो इस वजह से आप इस पर नहीं जाओगे। तो इसका जो मोस्ट करेक्ट आंसर आपका निकल कर आएगा वो आपका हेल्पर टी सेल्स होगा और मैक्रोफाज होगा। जो क्वेश्चन आईडी यहाँ पर दी गई है 70367 यहाँ पर दिया गया है, और इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा वो आपका सेकंड होगा। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। अगर मैं चलूं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इज एनर्जेटिकली फेवरेबल एंड अकर स्पॉन्टेनियसली इन द एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, हमेशा बाइलेयर का फॉर्मेशन स्पॉन्टेनियसली होता है। और ये मैंने आपको बायो मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट के लेक्चर में, मैंने आपको पहला लेक्चर जो मैंने अपलोड किया है उसमें आप जाओगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो स्पॉन्टेनियसली जो आपका बनता है वो आपका बाइलेयर बनता है फ्रॉम द फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल से। तो यहां तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद आपका जनरल ट्रांसलेशन जब आप पढ़ते हैं तो वहां से ये क्वेश्चन आपका डराइव किया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेशनल फैक्टर इज यूज्ड टू स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन इनिशिएशन एंड डिफाइंड एज एंटी एसोसिएशन फैक्टर फॉर 30s एंड 50s। तो जो आपका इनिशिएशन फैक्टर होता है, अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करता हूं तो वहां पे 3 इनिशिएशन फैक्टर होते हैं, और यूकैरियोट पे मेरे पास 9 इनिशिएशन फैक्टर होते हैं। तो जो यहाँ पे इनिशिएशन फैक्टर होते हैं उसमें जो आपका तीसरा नंबर का इनिशिएशन फैक्टर होता है वही क्या करता है, इनिशिएट करता है। मतलब ट्रांसलेशनल जो आपका फैक्टर होता है स्टेप ऑफ द ट्रांसलेशन डिफाइन करता है। कुल मिला के जो एक्टिविटी पूरा आपको रिकॉग्नाइज करके 30s 50s पे जाके बाइंड करके सारी प्रोसेस को एक्टिवेट करेगा, वो आपका इंटर इनिशिएशन फैक्टर जो होगा वो आपका थर्ड होगा। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा वो मेरा थर्ड निकल कर आएगा। फिर आपके बाद जंक्शन वाला क्वेश्चन मैंने अभी पहले पार्ट में कवर किया, और एनटीए ने बहुत अच्छे से क्वेश्चन पेपर को डिजाइन किया है। अगर वहां पर भी आपको जंक्शन का क्वेश्चन दिया गया है तो यहाँ पर भी उन्होंने उसको बैलेंस करने के लिए आपको क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे दिए गए हैं। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेटिंग जंक्शन लिंकिंग एडिशन सेल को जोड़ता है इन द प्लांट। अब यहाँ पे याद रखिएगा प्लांट की बात कर रहा है। विच परमिट स्मॉल मॉलिक्यूल टू पास फ्रॉम सेल टू सेल व्हाइल ब्लॉकिंग द पासेज ऑफ मोस्ट लार्ज मॉलिक्यूल। तो चूंकि आपको क्या करना है कि आपके स्मॉल मॉलिक्यूल्स को ये मूव कराएगा, और चूंकि यहाँ पे उन्होंने प्लांट सेल्स की बात की है तो यहाँ पे आप गैप जंक्शन नहीं लगाओगे, आप प्लाज्मोडेस्माटा लगाओगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था जब आप C4 पाथवे पढ़ते हैं तो वहां पे आपकी जो मीजोफाइल और बंडल सीड सेल्स में जो सेपरेशन होता है वहां पे आपको प्लाज्मोडेस्माटा देखने को मिलेगा। तो यानी कि जो इसका राइट आंसर निकल कर आएगा वो मेरा थर्ड निकल कर आएगा। और उसके बाद एक क्वेश्चन आपका बहुत ही, थोड़ी केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ी होगी तो इससे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ए NaCl इज ग्रेटर इन द वाटर देन द इथेनॉल, व्हाट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्वेंट गवर्न दिस डिफरेंस। तो NaCl जो होता है उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा होता है, क्योंकि जो वाटर होता है इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, ये केमिस्ट्री में आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा।
डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक चीज होता है, मतलब अभी तो मैं फिजिकल फिजिक्स के टर्म में या केमिस्ट्री के टर्म में उतना नहीं मैं अभी मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, बट एक्चुअल जो रीजन होता है वो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, और शायद इसकी वैल्यू जो होती है वाटर का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अगर मैं सही हूं तो ये आपका 78 के आसपास होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको देखने को मिलता है वो आपको वाटर का देखने को मिलेगा। तो इस वजह से ये आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। और उसके बाद एक आपका माइक्रो आरएनए का क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एमआरएनए इज मोस्ट लाइकली टू बी एक्सपोर्टेड किया जाएगा न्यूक्लियस से। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी जब आपका एमआरएनए आपके न्यूक्लियस में बन के निकलता है तो उसी समय उसकी क्या कर दी जाती है, स्प्लाइसिंग कर दी जाती है। स्प्लाइसिंग का मतलब इंट्रॉन को हटाना, एक्सॉन को जोड़ना, और जब ये सारी प्रोसेस हो जाती है उसके बाद उसको हम साइटोसॉल में भेजते हैं, और नहीं तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं, जो बनता है वो मेरा एचएनआरएनए होता है, हेट्रोन्यूक्लियस आरएनए, यही तो होता है हेट्रोन्यूक्लियस, हाँ यही बोलते हैं एचएनआरएनए। तो यानी कि एचएनआरएनए को जो होता है जब उसकी स्प्लाइसिंग करके कंप्लीट एमआरएनए को मैं बाहर भेजूंगा, तो यानी कि स्प्लाइस्ड आरएनए एसोसिएटेड विद द पॉली ए बाइंडिंग, और ये आपका एंड कैप बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स के साथ जो होगा स्प्लाइस्ड आरएनए जो एसोसिएट होगा उसके ऊपर पॉली ए टेल लगा दिया जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा कैप लगा दिया जाएगा ताकि ट्रांसलेशन के समय आपके राइबोसोम के सब यूनिट जो होंगे वो उसको रिकॉग्नाइज कर सके। तो यानी कि जो इसका राइट आंसर मेरा निकल कर आएगा वो मेरा क्या निकल कर आएगा, वो मेरा पहला ऑप्शन होगा। तो यहां तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी, बाकी बहुत चीजें आपने यहाँ पे समझा होगा, कुछ चीजें आपको नई चीजें मिली होंगी, बाकी और भी क्वेश्चंस रिमेनिंग है जिसको हम छोटे छोटे पार्ट में उसको पर्टिकुलर मैं आपको डिस्कस करता रहूंगा। बाकी ये सारे वीडियोस देखिए, टाइटल पर मत जाइए, कंटेंट पर जाइए और एक्सप्लेनेशन को समझिए कि किस तरह से कहां से क्वेश्चंस आपके डिराइव होते हैं जो आपके इंटरलिंक्ड हैं हमेशा ही हर एग्जाम में। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।